एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं विशाल माथुर एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम टारगेट स्टेप टुवर्ड्स सक्सेस में। आज हम लोग बातचीत करने वाले हैं जीएस के पार्ट नंबर 5 जो हमारी सीरीज चल रही है उसके बारे में। आज हम लोग लेकर आए हैं आप लोगों के लिए एसएससी, रेलवेज या जिस एग्जाम में भी जीएस आता है, चाहे वो टेट, सीटेट हो या जितने भी बड़े बड़े एग्जाम्स हैं, उसमें पूछे गए कुल 50 नए क्वेश्चंस के बारे में, जो कि हम आज उनके बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये सारे क्वेश्चन आ चुके हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि इनके आने की संभावनाएं कम है। मैं वही क्वेश्चंस आप लोगों के सामने लेकर आया हूं जो कि आगे आने वाले एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बने रहिएगा एंड तक, आपको 50 क्वेश्चन की एक नई सीरीज़ देखने को मिलेगी जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। शुरू करते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन के बारे में। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? तो वो था मोहम्मद बिन कासिम। आगे हम इसी मोहम्मद बिन कासिम के बारे में कुछ और तथ्य जानेंगे। मोहम्मद बिन कासिम कहाँ से आया था? तो आंसर है उसका अरब से। आगे उसने भारत पर हमला कहाँ और किस क्षेत्र में किया और कब किया? तो वो था 712 ईस्वी में पश्चिमोत्तर भारत में। आगे अगर हम बात करेंगे उस समय शासक कौन था जिस समय मोहम्मद बिन कासिम ने हमला किया था, उस समय शासक था दाहिर। मोहम्मद बिन कासिम के उसने कौन से क्षेत्रों को जीता? तो वो सिंध एवं मुल्तान, जो कि इस समय पाकिस्तान का भाग है, जो पहले भारत का भाग हुआ करता था, उसको उसने जीता। आगे अगर हम बात करेंगे तुर्की आक्रमण भारत पर सबसे पहले किसने किया? तो 1986 ईस्वी में गजनी के सुबुतगीन ने किया। मोहम्मद जो महमूद गजनवी था वो किसका पुत्र था? तो यही जो गजनी के जो राजा थे सुबुतगीन, उन्हीं का पुत्र था महमूद गजनवी। उसके बारे में हम लोगों ने बहुत सारी बातें भी सुनी होंगी। इसमें भी देखेंगे कि महमूद गजनवी ने भारत पर कुल मिलाकर टोटल 17 बार आक्रमण किया। अब अगर हम बात करें महमूद गजनवी ने जो शासक कब बना, किस वर्ष में बना? वो बना था 998 में। और इसने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? टोटल मिला के 17 बार। सबसे पहले उसने 1001 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया, जिसमें हिंदू वंश के शासक जयपाल थे, उन्होंने उसे पराजित किया था। आगे अगर हम बात करेंगे गजनवी ने मुल्तान पर हमला कब किया? मुल्तान पर हमला उसने किया 1006 ईस्वी में। आगे अगर हम बात करेंगे जब गजनवी ने मुल्तान पर आक्रमण किया तब मुल्तान का शासक कौन था? उस समय था अब्दुल फतेह दाऊद। आगे सोमनाथ पर किसने आक्रमण किया? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जितने भी हमारे जो आक्रमण हुए हैं, चाहे वो महमूद गजनवी वगैरह, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि उसने आखिरकार क्यों इतने सारे आक्रमण किए। तो उसका केवल और केवल एक ही जो जैसे बोलते हैं मोटो था, वो ये था कि वो भारत की संपत्ति को देखकर इतना ज़्यादा आकर्षित था कि उस सारी संपत्ति को वो लूटना चाहता था, जिसमें सबसे ऊपर था सोमनाथ का मंदिर। ऐसा माना जाता है कि भारत का बहुत सारा सोना उस सोमनाथ के मंदिर में था। तो महमूद गजनवी ने सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण 1025 ईस्वी में किया और सोमनाथ का मंदिर लूट कर वो लेकर बहुत सारा संपत्ति, धन जितना भी था वो लेकर चला गया। आगे अगर हम बात करेंगे मोहम्मद गजनवी के अंतिम हमला किसके लिए किया था? तो वो था जाटों के विद्रोह को दबाने के लिए। ये जाटों का उस समय विद्रोह चल रहा था काफ़ी ज़्यादा, तो उसे दबाने के लिए मोहम्मद गजनवी ने ये अंतिम जो है हमला किया था। भारत में तुर्की राज्य का स्थापक किसे माना जाता है? तो वो है मोहम्मद गौरी। जैसा मैंने आप लोगों को बताया, महमूद गजनवी तो केवल और केवल लूट के लिए आता था, लेकिन मोहम्मद गौरी ये शासन करने के लिए आया। उसने सबसे पहले भारत में कहाँ हमला किया? तो मुल्तान पर। आगे अगर हम बात करें मुल्तान पर आक्रमण करते समय उस समय राजा जो था वो कौन था जिसे हार का मुंह देखना पड़ा? वो थे गुजरात के शासक मूल राज। आगे अगर हम बात करेंगे तराइन के युद्ध के बारे में, तो वो मोहम्मद गौरी जो था उसे किसने हराया? तो वो थे पृथ्वीराज चौहान। आगे अगर हम बात करेंगे ये हुआ कब था? 1191 ईस्वी में। अब दूसरा उसके बाद तराइन का युद्ध ठीक दूसरे साल हुआ और इसमें किसकी जीत हुई थी? इसमें मोहम्मद गौरी की जीत हुई थी। आगे अगर हम बात करेंगे पृथ्वीराज चौहान को बंदी बनाकर मोहम्मद गौरी कहाँ ले गए थे? तो वो था अफगानिस्तान। आगे चंदावर के युद्ध 1194 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने किसे हराया? वो थे कन्नौज के गहड़वाल शासक राजा जयचंद को हराया उन्होंने। मोहम्मद गौरी ने किसे दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों को सौंपा? मोहम्मद गौरी ने किसे सौंपा? कुतुबुद्दीन ऐबक को। और यही थे जिन्होंने कुतुब मीनार का निर्माण शुरू करवाया था।
किसने नालंदा तथा विक्रमशिला जो थी, जो हमारी बहुत ही पुरानी यूनिवर्सिटीज़ थी भारत की, जो कि विश्व की भी बहुत पुरानी, सबसे पुरानी यूनिवर्सिटीज़ में से एक थी, उनको नष्ट करने किसका वो हाथ माना जाता है? तो वो थे मोहम्मद गौरी के सेनापति बख्तियार खिलजी। ऐसा माना जाता है कि जब इन्होंने जो पूरा की पूरा नालंदा और विक्रमशिला जो जलाया था, उस टाइम पर उसमें इतने सारे शिलालेख यानी कि पुस्तकें यानी कि बुक्स थी, लिखी हुई हैंड रिटन बुक्स थी, काफ़ी महीनों तक उसकी आग तक नहीं बुझी। तो आप लोग जान सकते हैं कि हमारी कितनी बड़ी संस्कृति उन्होंने जलाकर बिल्कुल राख कर दी। आगे अगर हम बात करेंगे बख्तियार खिलजी कैसे मारा गया, तो 1206 ईस्वी में खोखरों के साथ युद्ध में खिलजी मारा गया। आगे अगर हम बात करेंगे गुलाम वंश के बारे में, तो गुलाम वंश के दौरान कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतबी इल्तुतमिश ने शमशी और बलवन ने बलबनी शासक की नींव रखी। ये सब क्या था आप लोगों को जानेंगे अभी। तो गुलाम वंश को और किन नामों से जाना जाता है, तो वो इलवरी, ममलुक तथा दास वंश के नाम से भी जाना जाता है। और गुलाम वंश काफ़ी सालों तक हमारे भारत में चला भी है। आगे बात करेंगे दिल्ली का पहला तुर्क शासक किसे माना जाता है, तो वो है कुतुबुद्दीन ऐबक को। आगे किसकी मृत्यु के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्वयं को लाहौर का स्वतंत्र शासक घोषित किया, तो वो था मोहम्मद गौरी को। किस सेनापति की मदद से कुतुबुद्दीन ऐबक ने बंगाल को अपने अधीन किया, तो वो था कैमाज रूसी। आगे कुतुबुद्दीन ऐबक ने बंगाल का सूबेदार किसे नियुक्त किया, तो वो थे अली मर्दन खान को। आगे कुतुबुद्दीन ऐबक को उसकी उदारता की वजह से क्या कहा जाता है, तो उसे लाख बख्श भी कहा जाता है, क्योंकि उसने लाख मुद्राएं जो है दान में दी थी उस समय। कुतुब मीनार किसने बनाया, तो वो बनवाने की शुरुआत की थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुब मीनार की ऊंचाई 234 फुट, हालांकि बहुत कम एग्जाम में पूछी गई है, लेकिन फिर भी अगर आप याद रख सकें तो याद रखिए। 234 आप बस कर दीजिए, बस बात खत्म। दिल्ली में कुब्बत उल इस्लाम मंदिर, वो मस्जिद, और जो अजमेर में जो 2.5 दिन का झोपड़ा है वो किसने बनवाया, वो भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही बनवाया। ये दोनों प्रश्न बहुत बार एसएससी में बहुत बार पूछे गए हैं, और आपके सीटेट में तो नहीं लेकिन टेट में भी कई बार पूछे गए हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा कहाँ स्थित है, तो वो है लाहौर में। कुतुबुद्दीन ऐबक की मौत के बाद किसने दिल्ली का किसे दिल्ली का शासक बनाया गया, वो थे आराम शाह। इल्तुतमिश को किसने शासक बनाया, तो दिल्ली के अमीरों ने। आगे तुर्कान ए चहलगानी क्या है, तो तुर्कान ए चहलगानी का एक दल था, इसे इल्तुतमिश ने बनवाया था। अब ये क्या था, ये हुआ ये था कि अब एक राजा बहुत बड़े मतलब एक तरीके से बहुत बड़ा राज्य था, क्योंकि उस टाइम पे दिल्ली जो हमारा जो भारत था वो अखंड भारत के तौर पर था। मतलब कि इसमें भारत के अंदर पाकिस्तान भी था, बांग्लादेश भी था, यहाँ पर हमारा इस तरफ चले जाइए नेपाल भी उसी के अधीन में था, भूटान भी उधरी के अधीन में था। तो ये पूरा म्यांमार भी एक तरीके से उसमें भी जोड़ लिया जाता है, लेकिन म्यांमार उस समय हिस्सा नहीं था, लेकिन फिर भी बहुत बड़ा भारत था। तो उतने पूरे भारत पर जो छोटे मोटे शासक थे, जैसे कि एक तो यही शासक हो गए जो कि पूरे भारत पर राज कर रहे थे उस समय, तो छोटे मोटे शासकों जो बीच बीच में आवाज़ उठती थी उनको दबाने के लिए उन्होंने 40 बॉडीगार्ड, समझ लीजिए वो 40 बॉडीगार्ड रखे। वही थे जो जिसे चालीसा के नाम से भी जाना जाता था। इसी दल का नियुक्त किया ताकि वो उनको जितने भी शासक हैं जो कि राजा के विरुद्ध जा रहे हैं उनको वो दबा सकें। आगे इल्तुतमिश के शासनकाल में किसने पश्चिम उत्तर भारत पर आक्रमण किया। अब ये क्या था, ये था मंगोल शासक चंगेज खां। इसके बारे में भी जाना होगा, ये बहुत ही छोटा शासक था, बहुत मतलब हाइट में बहुत छोटा शासक था, लेकिन इसने भारत के कई सारे राजाओं को जो उस समय राज कर रहे थे उनको नाको चने तले, मतलब कह सकते हैं नाक के द्वारा चने चबा दी। मतलब ये बहुत ही मतलब एक तरीके से बोल सके एक छोटा बेशक था, लेकिन ये युद्ध नीति इनकी बहुत ही ज़्यादा अलग थी। आगे अगर हम बात करें इल्तुतमिश ने किसे बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया, तो वो था हुसामुद्दीन। हालांकि ये बहुत कम पूछा जाता है, लेकिन फिर भी अगर आप याद रख सकें तो रखिए। किसने उज्जैन पर आक्रमण कर महाकाल का मंदिर लूटा, वो था इल्तुतमिश। देखिएगा जितने भी तुर्की शासक हुए या और भी जितने भी अफगान शासक हुए, इन सभी को भारत में राज करने से ज़्यादा रुचि थी उनके मंदिरों में रखा हुआ पैसे। जो उनके बारे में जानता था वो वाकई में ये था कि भारत में जो पैसा था मंदिरों में वो
बहुत ज़्यादा था अगर देखा जाए तो। और उस समय के और देशों पर इतना मतलब एक छोटे छोटे राज्यों में इतना धन नहीं था जितने सोमनाथ और इन महाकाल मंदिर में इतना सारा पैसा था। तो इन सब को लूटने में उन लोगों की ज़्यादा रुचि थी। तो अगर बात करें इल्तुतमिश ने कौन सी व्यवस्था लागू की, तो वो है एकता प्रणाली। आगे अगर हम बात करेंगे उसने किस नाम से सिक्के चलाए, तो वो तो जीतल एवं टंका। ये चांदी के सिक्के को हटाकर उन्होंने पीतल और उसके चमड़े के सिक्के चलवाए। रजिया सुल्तान जो कि उस समय की पहली जो महिला शासक बोली जाती थी वो थी। वो हालांकि बहुत ज़्यादा दिनों तक नहीं रही, 3 से 4 साल वो शासक रही, उस गद्दी पर बैठी। जो इल्तुतमिश था उसने अपनी बेटी को उसका उत्तराधिकारी बनाया, लेकिन महिला शासक होने की वजह से उसको कई सारे विरोधों का भी मतलब वो झेलना पड़ा, विरोध झेलना पड़ा। तो जलालुद्दीन याकूत को अमीर ए आखूर नियुक्त किया गया उस समय 1236 में। और हुआ ये कि वो रजिया सुल्तान जो रजिया थी उन्होंने सूबेदार अल्तुनिया से जो है शादी रचाई। इसी बीच इल्तुतमिश के एक पुत्र बहराम शाह जो था उसने क्या किया, सत्ता हथियाने के लिए इन दोनों की हत्या करवा दी। और वो हत्या कहाँ हुई ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। हत्या हुई कैथल में, ये चीज़ याद रखिएगा। आगे अगर हम बात करें जलालुद्दीन फिरोज खिलजी दिल्ली की गद्दी पर कब बैठा, तो वो था 1290 में। आगे हम बात करते हैं सुल्तान बनने से पहले जलालुद्दीन खिलजी क्या था, तो वो था बुलंदशहर का इफ्तादार, मतलब एक तरीके से सेनापति मान सकते हैं आप। नवीन मुसलमान किसे कहा जाता है, तो दिल्ली में बसने वाले मंगोलों को नवीन मुसलमान कहा जाता है। ये बहुत कम एग्जाम में पूछा गया है, लेकिन याद रख सके तो रखिए। किसने जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या कर दिल्ली की गद्दी हासिल की, तो वो था अलाउद्दीन खिलजी। तो आज के लिए ये वीडियो थी आप लोगों के सामने। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि बहुत सारे आप लोगों के सामने ये क्वेश्चन हैं जो कि बहुत सारे एग्जाम्स में आए हुए हैं और आते भी रहेंगे आगे एग्जाम्स में। चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो रेलवेज़ हुआ, एनटीपीसी ग्रुप डी जिसका तो भगवान ही मालिक है कि ये आएंगी कब तक, एसएससी सीजीएल हुआ, 10+2 एमटीएस, और हालांकि अब तो सभी का प्री एक ही कर दिया गया है जिसे एनआरए जो है लगाएगी, सेट नाम से उसे घोषित कर दिया गया। तो देखते हैं कितनी उसमें जान है, आगे देखेंगे। हालांकि वो तो अभी नहीं, अभी तो देखते हैं अभी तो क्या ही होता है। लेकिन अगर मैं बात करूं तो ये सारे के सारे क्वेश्चन आगे जितने भी एग्जाम्स हैं उनमें आने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक हैं। तो इन्हें एक एक करके रट ज़रूर लीजिएगा क्योंकि ये किसी भी एग्ज़ाम में उतनी ही बिल्कुल शिद्दत से पूछे जाएंगे जितने पहले पूछे गए हैं। तो कैसी लगी वीडियो, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।